सादिया आबिद के यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन और सामीन, आज आप सबकी बसारतों और समातों की नज़र हम जो नावल करने जा रहे हैं, इसका उन्वान है हिज्र यारा। पिछली किस्त में आपने देखा कि आयकिद इकरा को तलाक की धमकी देता है। इकरा के नसीब में तलाक लिखी है या नहीं, ये जानने के लिए मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखें। अब आपको ज़्यादा इंतज़ार करवाए बिना नावल की दूसरी किस्त शुरू करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आएगी। नावल हिज्र यारा, अस कलम सादिया आबिद, दूसरी किस्त, जिसमें आयकिद लगारी की आवाज़ यूं भरती थी कि सन्नाटे को चीर कर रख देती थी। इकरा से मैं इसलिए निकाह नहीं करना चाहता था क्योंकि मैंने इकरा को इस शख्स के साथ कई बार देखा था। कभी यूनिवर्सिटी में ये दोनों साथ होते तो कभी किसी महफिल में, यहाँ तक कि मैंने इन दोनों को एक साथ होटलिंग करते हुए देखा, मगर देखे को अनदेखा कर दिया कि ख़ानदान की इज्जत का सवाल था। मैं साकित निगाहों से इसको देख रही थी। वो ये कौन सी दास्तान सबको सुना रहा था। जिस शख्स का नाम मेरे नाम के साथ जोड़ रहा था, इससे अकेले में तो मैं बामुश्किल 2 से 3 बार ही मिली थी। सलाम दुआ से बढ़कर कभी बात नहीं हुई थी जिस शख्स से। इस शख्स के साथ मुझे आयकिद ने होटलिंग करते देखा था। मैं इस बहतान का मकसद समझने की कोशिश में थी कि वो मज़ीद गोया हुआ था। मैंने मामा से साफ कह दिया था कि मैंने इकरा से शादी नहीं करनी, लेकिन मामा ने मुझे अपनी कसम दी, दूध न बख्शने की धमकी लगाई तो मैं बेबस हो गया। मैंने मामा के लिए निकाह कर लिया। मैं आंखों देखे मकीन नहीं निकल सकता। मैं ऐसी औरत को अपने निकाह में नहीं रख सकता जो किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार है। मैं आयकिद लगारी अपने पूरे होशो हवास में अपनी मनकुआ इकरा जब्बार खान को तलाक देता हूँ। कोई पहाड़ मेरे सर पर आन गिरा था। मैंने देखा मामा इसकी तरफ बढ़ी थी, गोया इसे रोक लेना चाहती थी, मगर इसे रुकना ही होता तो वैसा करता ही क्यों। वो 3 लफ्ज़ सरे महफिल मेरे मुंह पर मार कर जा चुका था। मेरा जहन तारीकी में डूबने लगा था। मैं चकरा कर गिरी थी तो महसूस हुआ था कि किसी ने मुझे थाम लिया है और थामने वाले हाथ मेरे पापा के थे। डूबते जहन और दिल के साथ मैं पापा के मेहरबान लम्स को महसूस कर रही थी। मुझे लगा था कि मामा मेरे लिए रो रही हैं, मुझे पुकार रही हैं, मगर मेरा जहन मुकम्मल तारीकी में डूब चुका था। मेरे लिए ज़िंदगी का रोशन सवेरा ख़त्म हो गया था। मेरी किस्मत का सूरज मेरी मोहब्बत के अंजाम के साथ ही डूब गया था। सूरज मेरी मोहब्बत का डूबा था कुछ इस तरह। सूरज मेरी मोहब्बत का डूबा था कुछ इस तरह। मुकद्दर था सो गया, मर गई थी हर आस भी। मुकद्दर था सो गया, मर गई थी हर आस भी। मैं इकरा जब्बार खान हूँ, 7 भाइयों की इकलौती बहन। मेरे लिए ज़िंदगी फूलों का गुलशन, अपनायत, मोहब्बत और रिश्तों का नगर। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कोई बात मुँह से निकाली हो और वो पूरी ना हुई हो। मेरे भाई और वालिदैन ही नहीं, चाचा चाची भी हमेशा मुझ पर मेहरबान रहे। मेरे चचा के 2 बेटे, घर में 9 लड़के और मैं वाहिद इकलौती लड़की, जिसे हमेशा पलकों पर बिठाया गया, लाड उठाए गए। मैं 11 बरस की थी जब मुझे घर की फिजा कुछ मख्तर सी महसूस हुई थी। कभी पापा मामा से उलझते दिखाई देते तो कभी चाचा चाची से, और इस परेशानी का उगता भी जल्द ही खुल गया। हमारे घर एक आंटी अपने 15 साल बेटे के साथ रहने चली आई, जिनका नाम रुखसार था। पापा के दूर की कज़न की बीवी थी। शौहर वफात पा गए थे, घर किराए का था, तालीम महज मैट्रिक। वालिदैन भी वफात पा गए थे। इनके अपने भाई बहन थे नहीं और शौहर के भाई बहनों ने आंखें फेर ली थी। इनकी खुशकिस्मती थी कि एक दिन वो पापा को हॉस्पिटल में टकरा गई। पापा, जिन्होंने बमुश्किल चंद एक बार ही सरकारी अस्पताल की शक्ल देखी होगी, इस शाम अपने ऑफिस में मुलाजिम नौमान साहब को देखने गए थे। वहीं रुखसार लगारी से मुलाकात हुई थी और जब इन्हें सफदर लगारी की वफात का पता चला था तो इनका दिल दुख से भर गया था और वो ढेरे खुदा तर्स इंसान वो रुखसार आंटी और इनके बेटे को अपने घर लाना चाह रहे थे, मगर न मामा राजी थी और न ही चाचा चाची। मगर पापा ने तीनों को मना लिया था। ये रुखसार आंटी अपने बेटे के साथ हमारे घर रहने लगी थी। पापा ने इन्हें अपनी बहन बनाया था। धीरे धीरे रुखसार आंटी घर का हिस्सा बन गई थी, मामा और चाची की बेहतरीन सहेली। मगर इनका बेटा आयकिद लगारी कभी हम सब में इतना घुल मिल नहीं पाया था। घर में 9 लड़के थे। आयकिद के आने के बाद 10 हो गए थे। मैं आयकिद को भाई कहती थी, मगर इसने बाकी 9 भाइयों की तरह मेरे लाड नहीं उठाए थे। आयकिद बहुत कमगो था। इसे हंसते भी शासो नादिर ही देखा था। धीरे धीरे वक्त गुजर गया था। बचपन याद बनकर रह गया था और लड़कपन के कुछ लम्हात बड़े खास थे। सबकी तरह आयकिद भी मुझे
भी सालगिरह विश करता था और गिफ्ट भी देता था। इतने लोगों में ना जाने क्यों जो खुशी आयकित से मिलने वाले गिफ्ट से हासिल होती थी, मुसरत कभी किसी दूसरी शहर से हासिल नहीं होती थी। मैं आयकित का गिफ्ट हमेशा बेहद संभाल कर रखती थी। मैंने ग्रेजुएशन किया था। जिन दिनों मेरा रिजल्ट आया, इन दिनों रुखसार आंटी की तबीयत बेहद ख़राब थी और वो हॉस्पिटल में थी। जब मामा ने मुझसे कहा, रुखसार तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती है, हम में से किसी को भी इस रिश्ते पर एतराज़ नहीं है। आयकित हर लिहाज से हमें अपनी बेटी के लिए मुनासिब लग रहा है। बस तुम्हारी रजामंदी चाहिए। अब तुम्हारी मर्जी और खुशी के बिना कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। मामा ने फैसले का इख्तियार मुझे दिया था और मेरा तो दिल ही अपने इख्तियार में न था। मैंने मामा को अपनी मर्जी से आगाह कर दिया था। घर भर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। रुखसार आंटी की तबीयत के पेश नज़र धूम धड़का नहीं किया गया था और बहुत सादगी से मेरा निकाह आयकित लगारी से हो गया था। मैं इस निकाह से दिली तौर पर खुश और मुतमईन थी और आयकित की तरफ से पेशरफ की मुंतज़िर। मगर उन्होंने निकाह की शाम ना कोई मीठी सी सरगोशी की, न प्यार भरी कोई जसारत। बहुत खुशी का दिन भी मुझे उदास कर गया, मगर मैंने आयकित की गहरी खामोशी और उदास आंखों का सबब आंटी की तबीयत को ठहराकर खुद को तसल्ली दिलासा दे दिया और वक्त गुजरने लगा। हमारे निकाह के फ़कत 11 दिन बाद आंटी वफात पा गई। आयकित से मेरी ज़्यादा बातचीत न होती थी, सलाम दुआ थी बस, बेतकल्लुफ़ी बिल्कुल न थी। मैं इन्हें दिलासा देना चाहती थी मगर हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। और आंटी के सोयम की रात जब मैंने अपने कमरे की खिड़की से आयकित को लॉन में बैठा देखा, किसी गैर मरई ताकत की ज़ेर असर मैं इन तक चली आई थी। आहट पर इन्होंने चौंक कर सर उठाया था। इनकी आंखें भीगी हुई थी। आयकित, मैंने दिल की गहराइयों से इनके दर्द को महसूस करते हुए इन्हें पुकारा था और वो खुद को कंपोज करके जब मुझे देखने लगे थे तो मैं कंफ्यूज हो गई थी। मैं इन तक चली तो आई थी मगर समझ नहीं पा रही थी कि इनकी तकलीफ का मदावा कैसे और क्यों कर पाऊंगी। तभी वो कुर्सी धकेल कर उठ खड़े हुए थे। मैंने हिम्मत करके चंद लफ्ज़ ज़बान से अदा किए थे। इन्हें हौसला रखने की हिदायत और अपना ख्याल रखने की फ़िक्र पर मबनी चंद जुमले मैं बामुश्किल अदा कर पाई थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरी तरफ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी नरम सी फिक्र के जवाब में जहर में डूबा निश्तर मेरे जज्बात की दुनिया को आग लगा गया था। मैं समझ नहीं पाई थी और वो वहाँ से निकलते चले गए थे। इस शब मुझे शिद्दत से एहसास हुआ था कि कुछ गलत थे। आयकित की आंखों में मौजूद गुस्सा और लाताल्लुकी ने मुझे बावर करवाया था कि वो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन क्यों, ये मैं समझने से कासिर थी। धीरे धीरे वक्त कुछ और सिर का था और 3 माह गुजर गए थे। बड़े भैया और मंझले भैया के लिए मामा ने लड़की पसंद कर ली थी और दोनों भाइयों की शादी में ही मामा मुझे भी रुखसत कर देना चाहती थी। और जब पापा मामा ने आयकित से बात की थी तो रुखसती के लिए राज़ी न हुए थे और कुछ वक्त मांगा था कि वो रुखसार आंटी की वफ़ात के बाद हमारे घर में नहीं रहना चाहते थे। नाज़रीन और सामईन, आज की किस्त यही इख्तिताम पसीर होती है। इकरा की ज़िंदगी में क्या अब कभी बाहर आएगी? क्या आयकित को कभी पछतावा होगा? ये सब जानने के लिए तीसरी किस्त देखना ना भूलें, सिर्फ और सिर्फ सादिया बिद द राइटर ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। मज़ीद वीडियोस और नॉवेल के अगली साथ के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तीसरी किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।